हाँ जी, अब हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम में ही, कि जब हम बात किए कि 70s राइबोसोम 30 और 50 का बना होता है। तो ये देखिए, कोई भी राइबोसोम होता है ना, उसके पास दो सब यूनिट होते हैं। एक होते हैं लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होता है, लार्जर और स्मॉलर। और जो 70s का होता है वो देखिए लार्जर सब यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है आपका 70s राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, और ये 80s राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट। बड़ा भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। साइज होगा ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, ये आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए उसका स्मॉलर सब यूनिट किसका, 70s वाले का। और यहाँ देखिए 80s वाले का लार्ज स्मॉलर सब यूनिट, इस वाले से तो बड़ा ही है। और मैंने भी आपको सिखाया, अभी हाल सिखाया कि 70s राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50s। क्या है? लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, LSU। और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट किसका? 70s राइबोसोम की कहानी चल रही है, ये है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ किसका? 70s राइबोसोम। कौन है? 30s यूनिट। 50s यूनिट बोल सकते हो आप, और इसको बोल सकते हो 30s यूनिट। ठीक है, फिर एस का मतलब वही होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ 80s राइबोसोम का जो लार्जर है, लार्जर सब यूनिट, वो है आपको कौन? 60s यूनिट। और यहाँ जो 80s का स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, वो कौन है? यहाँ 40s यूनिट। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या कहा वो तो मैं आपको बता दूंगा, ये सम कैसे हुआ मैं अभी आपको समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको कहा कि राइबोसोम जो होता है वो दो चीजों का बना होता है, आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया था। राइबोसोम में प्रोटीन होता है और RNA होता है, RNA प्लस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कितने होते हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 70s राइबोसोम का, तो यहाँ पे तो 60% प्रोटीन होता है और 40% RNA होता है। और 80s राइबोसोम में उल्टा होता है, 60% RNA, सॉरी सॉरी 60% प्रोटीन, 40% RNA। ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे बता दिया मैंने, ठीक है। बस ये समझो कि उसमें RNA होता है और प्रोटीन होता है। RNA तीन प्रकार का होता है, याद करो मैंने बताया, RNA, tRNA, mRNA। RNA इसका भाग हो जाता है। अब देखो, आपको पता है जितने भी RNA है कौन बनाता है? जल्दी बोलो, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। जितने भी RNA है कहाँ बनते हैं? हाथ खड़ा करो, जल्दी बोलो। शिवानंद बोलो, कहाँ बनता है RNA? शिवानंद? सेट क्रोमोजोम, सेट क्रोमोजोम के सेट रीजन, सत्य बात है, वही बनता है। लेकिन एक RNA सेट क्रोमोजोम के सेट रीजन पर नहीं बनता है। कौन वो RNA है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। अभिषेक तुम बोलो, अभिषेक, टाइम पास। 30 आ रहा है सेटअप प्लस में। अरे तुम भौंट हो, तुमसे ना हो पाएगा नीट का तैयारी, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम भौंट हो। इतना बेइज्जती करने के बाद तो एक डॉग होता है ना, डॉग, वो बोलेगा हम भी पढ़ेंगे ABCD, वो पढ़ने लगेगा। तुम तो इंसान के रूप में आए हो धरती पे, बेवकूफ। शिवानंद बताओ कौन सा है RNA? 5s RNA। वो वहां नहीं बनता। मैं RNA पूछ रहा, लड़का tRNA बता रहा है, नॉनसेंस बातें कर रहा है, पढ़ता लिखता है नहीं घर पे जाके। मैं RNA पूछ रहा हूँ, RNA कई प्रकार के मैंने बताया था। जितने भी RNA सब बनता है न्यूक्लियोलस के सेट रीजन में। जब न्यूक्लियोलस पढ़ाए थे तो बताए थे। रिवा तुम घबराओ मत, बैकअप लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वहां पे बनता है RNA, न्यूक्लियोलस में सेट रीजन होता है, वहां पे सेट क्रोमोसोम वहां बनता है। लेकिन 5s RNA उससे नहीं बनता है। अतिक बताओ 5s RNA कहाँ बनता है? साइटोप्ला साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन बनाता है फिर उसको, अगर सेट क्रोमोसोम नहीं बनाता है तो? क्रोमोसोम नंबर 1 बनाता है। 1 बनाता है, ये बता रखा है मैंने। ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, गार्जियन को ठग रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं। गार्जियन को बेवकूफ क्या बनाओगे? खुद बेवकूफ बनोगे 2-3 साल बाद, पता चल जाएगा तुमको। गार्जियन तो मेहनत कर ही रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे 70s राइबोसोम में अगर मैं बात करूं कौन कौन सा RNA होता है, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे स्मॉलर सब यूनिट के बारे में बात करूं, तो बच्चों ये देखो RNA धागे जैसा है ना? इसमें होता है आपका 5s RNA। क्या होता है? 5s, अरे 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 उल्टा हो गया यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ होता है 23s RNA।
ठीक है। और जो ये लार्जर सबयूनिट है इसमें 3 चीजें होती है। लार्जर सबयूनिट में यहाँ पे होगा आपका 5s rRNA, 5s rRNA, और यहाँ पे एक और होगा 16s rRNA, 16s rRNA। तो यहाँ पे इसमें स्मॉलर सबयूनिट में कौन है? 23s rRNA। क्या मैंने उल्टा बोला है क्या? 16 यहाँ होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। रुक जाओ। यहाँ पे होगा 16s rRNA और यहाँ 5 और 23s rRNA। ठीक है, ये अब सही है। तो 16s rRNA यहाँ पे स्मॉलर सबयूनिट में, और यहाँ पे 5s rRNA और 23 rRNA कहाँ पे? लार्जर सबयूनिट। और साइड से थोड़ा बहुत प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इसको ऐसे ऐसे करके बाइंड कर लेते हैं, तब जाके पूरा स्ट्रक्चर बनता है। बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये ब्लैक वाला जो मैंने बनाया वो मेम्ब्रेन है। अरे मेम्ब्रेन नहीं है, वो मेम्ब्रेन नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ वो मेम्ब्रेन नहीं है। ये पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन है, मैं बता दूं, ये पूरा प्रोटीन ही है। इस टाइप से अरेंज हो गया है, जैसे कि पहाड़ टाइप से नहीं होता वैसे। और स्मॉलर सबयूनिट थोड़ा सा फ्लैट डिस्क लाइक मानो ना, इस टाइप से हो जाता है। ये प्रोटीन है। और उसी में बीच में क्या है? लार्जर सबयूनिट में यहाँ पे देखो 23s rRNA, और ये क्या है? 5s rRNA। कहाँ से आएगा आप जानते हो? 23s rRNA और 16s rRNA सेट क्रोमोसोम से बन के आया, 5s rRNA क्रोमोसोम 1 से बन के आया, और ये लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट तैयार हो गया। अब आता है एक आयन जिसका नाम है मैग्नीशियम +2 आयन। मैग्नीशियम +2 आयन क्या करता है? ये लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट को जोड़ देता है, तब जाके पूरा का पूरा एक 70s राइबोसोम तैयार होता है। अब मैं बताता हूं कि ये 50 और 30 मिलके कैसे 70 हो गया, लास्ट में बताऊंगा, पहले इसका देख लो। 80s राइबोसोम में 4 टाइप के आरएनए होंगे। यहाँ पे स्मॉलर सबयूनिट में यहाँ पे 16 नहीं होगा, 18 होगा, 18s rRNA। और यहाँ लार्जर में 3 गो होंगे, एक 5s rRNA, 5.8 भी होगा, यहाँ दोनों होगा, 5.8s rRNA, और फिर 28s rRNA। अब मैं बता रहा हूं एक ट्रिक आपको याद रखने का। 80s राइबोसोम में 8 वाला तो मिलना ही चाहिए, 8 वाला इधर आ ही नहीं सकता। देखो 28 में 8, 5.8 में 8 और 18 में 8। अच्छा, एस से मिलता जुलता कौन होता है? 5। एस से मिलता जुलता कौन होता है? जल्दी बोलो। 5। तो बताओ एस दोनों में है? अरे बोलो। तो 5 दोनों में होगा। अरे एस दोनों में है तो 5 दोनों में होगा। देखो यहाँ 5, और यही सवाल पूछा जाता है कौन सा आरआरएनए दोनों में कॉमन है? अब वो कौन है? 5s आरआरएनए, और दोनों के लार्जर सबयूनिट में होता है, दोनों के लार्जर में। यहाँ 5, यहाँ 5 दिख रहा है। अब बाकी 8 वाले जो भी है 28, 5.8 और 18s आरआरएनए, वो केवल 80s वाले में होगा। बाकी जो बच गए, यहाँ पे 18 के बदले में 16 है, और यहाँ पे 23 के बदले में 28 है। मैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वैसे बात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही एक पहले बता देता हूँ। ये प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो नाम मत याद रखो, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। प्रोटीन होते हैं यहाँ पे, ओके। ये प्रोटीन क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और वही अब उसके बाद क्या हुआ? लार्जर सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट मैग्नीशियम +2 आयन की मदद से जुड़ जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर स्मॉलर और लार्जर सबयूनिट का। ये रियल डायग्राम है, नोट्स में थोड़ा वो घोच करके बनाई है, पता नहीं चल रहा शेप। ये रियल डायग्राम है, राइबोसोम ऐसा ही दिखता है जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे। लार्जर सबयूनिट ऐसा पहाड़ टाइप का, पहाड़ नुमा, और ये फ्लैट डिस्क लाइक। अब बता रहा हूँ बच्चों में एक पॉइंट जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी काम आएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना। क्या ये 20s rRNA है ना, 20s rRNA, और यहाँ पे 28s rRNA। ये 20s rRNA और 28s rRNA, ये तो 28 वाला यूकेरियोट्स में और ये वाला प्रोकैरियोट्स में। मैं बता दूं बच्चों, ये राइबोसोम का एक पार्ट है, मगर ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ये आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है, आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और वो उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। तो मैं लिख देता हूं, एक्ट एज पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है इन यूकेरियोट्स, सॉरी इन प्रोकैरियोट्स।
किसके बारे में लिखा? 23S RNA के बारे में। और इसके बारे में लिख रहा हूं इधर, एक्ट एज, वही बात, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज इन यूकेरियोट्स। अब आप बोलोगे सर इस एंजाइम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम है इसका। 12th में पढ़ा दूंगा मॉलिक्यूलर में, प्रोटीन सिंथेसिस में ही इसका काम है। पढ़ाऊंगा ना 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो पढ़ा दूंगा ट्रांसलेशन। और उस दौरान जो पेप्टाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की तरह खुद आरआरएनए ही एक्ट करता है। ये पीएमटी का बहुत लोकप्रिय सवाल है कि पेप्टाइल ट्रांसफेरेज की तरह कौन एक्ट करता है। तो 23S RNA प्रोकैरियोट में और 28S RNA यूकेरियोट में। ये बात ध्यान रखना, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का अलग अलग है। ऐसा एंजाइम कोई होता है नहीं जो पेप्टाइल ट्रांसफेरेज हो, उसकी तरह एक्ट करता है ये आरएनए। कितनों को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। बात खूब पूछा जाता है, तो ये आप, मैं डबल टिक लगा रहा हूँ ना, ये नोट्स में ऐड कर लेना। ये नहीं है 11th वाले नोट्स में, नहीं है, 12th में है, मेरे 12th वाले नोट्स में, इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये होता है 70S और 80S राइबोसोम। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 60 और 40 मिलके 80 कैसे हुआ, जबकि 100 होना चाहिए था ना जी। और यहाँ 40 और ये यहाँ पे 50 और 30 मिलके 70 कैसे होगा? बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये एक्सपेरिमेंटल सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है कि कब कितना जल्दी सेटल डाउन हो जाता है। जब उन्होंने देखा कि ये जो 70S राइबोसोम है, इसको, इसके अगर दोनों यूनिट को अलग कर दें, मैग्नीशियम आयन को हटा के, रिमूव करा के बाय केमिकल रिएक्शन, तो जो स्मॉलर सबयूनिट है वो जिस रेट से सेडिमेंटेशन कर रहा है उसको 50 यूनिट बोलने लायक है। और जो उसके स्मॉलर निकले वो जिस रेट से सेडिमेंटेशन शो कर रहा है वो 30 बोलने लायक है। लेकिन जब वो दोनों जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो उसके ओवरऑल मास और डेंसिटी में, साइज और डेंसिटी में इस कदर चेंज आता है कि वो फिर 80 नहीं 70 की यूनिट से सेडिमेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर मास बढ़ गया ना, तो ज्यादा सेडिमेंटेशन हो चाहिए, घट क्यों गया? अरे जब वो जुड़ते हैं ना तो मॉडिफिकेशन होता है वहां पे। वो जब जुड़ते हैं तो मॉडिफिकेशन होता है साइज और डेंसिटी में और शेप में भी थोड़ा बहुत, इसीलिए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट थोड़ा सा घट जाता है। तो ये कोई साइज और डेंसिटी का डायरेक्ट मेजरमेंट थोड़ी है कि 50 और 30 मिला के 80 होना चाहिए। ये तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। जब जो दोनों जुड़ेगा तो 80 नहीं होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, उल्टे घट जाता है। और कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। ऐसे ही इधर जब 80S राइबोसोम को उन्होंने सिंगल और पूरा यूनिट को देखा एकदम एक साथ मूव करते हुए, बैठते हुए टेस्ट ट्यूब में, तो उनको दिखा 80S बोलने लायक है मूवमेंट। लेकिन जब उसके यूनिट को अलग अलग किया तो बड़ा वाला दिखा 60S से और ये छोटा वाला 40S से। फिर जब दोनों जुड़े तो 80S से। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया कि 70 50 + 30 मिला के होता है और 80 60 + 40 मिला के होता है? कितने लोगों को समझ में आ गया? फिर शांत खड़ा करें। रिवा समझ में आया? yes, हाँ, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में कोई, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। आप MBBS करने जाने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि अगर आप मेरे से पूरी बायोलॉजी पढ़ लिए ना, आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आधा आराम से ऐश मौज करना कैंटीन में जाके, अकेले मत जाना। उसके लिए पहले फर्स्ट ईयर में सेटिंग वेटिंग कर लेना, इधर उधर से कहीं से भी जुगाड़ लगा लेना, आराम से ऐश मौज करना, आराम से मत पढ़ना, पास कर जाओगे। कितना बोल रहा हूँ? पास कर जाओगे, टॉप नहीं करोगे। टॉप करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? इतना एश्योर कर रहा हूं मैं आपको, पूरी बायोलॉजी पढ़ लो मेरे से, बोटनी जूलॉजी दोनों, इतना बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन नीट में इतना नहीं पूछते, लेकिन जानना चाहिए आपको। आप 100 बातें पढ़ोगे तो 70-80 बातें याद रहेगी, वही नीट में आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इतना डीप क्यों पढ़ाता हूँ? 100 बातें पढ़ोगे तो 70-80 याद रहना ही रहना है, तो वही नीट में आएगा। और नीट में आएगा तो वो चीजें, एक मिनट रुकना, हाँ। तो यही मैं कह रहा था कि ये बातें आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको मैंने बता दिया कि 70 जो होता है 50 + 30 मिल का ही होता है और 80 जो होता है 60 + 40 मिल का ही होता है, ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने कर ली। पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज की भी बातें मैंने आपसे कर ली, ठीक है? अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सारी राइबोसोम को एक जगह दिखाता हूँ। अच्छा, प्रोकैरियोट में तो आपको पता ही, प्रोकैरियोट का सिंपल डायग्राम बना देंगे, साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम से जुड़ के दिखा देंगे।
यूकैरियोट में फिर अलग अलग जगह पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जहां प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना होता है उसको। अच्छा एक बात मैं और बताऊं बच्चों, मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन जितना नॉर्मली होना चाहिए, जितना मिलीमोल सेल के अंदर, अगर उतना से, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन जो है, अगर मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन नॉर्मल है सेल के अंदर, कोई नहीं पूछेगा कितना मिलीमोल चाहिए आपके लेवल का, तो अगर नॉर्मल है तो इसका क्या काम होता है पता है, ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़ता है, चाहे 70s हो या 80s हो, उसको जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ के नॉर्मल से 10 टाइम्स हो जाए, ज्यादा 10 टाइम्स मोर हो जाए, तो पता है ये क्या करता है, ये जो राइबोसोम है ना, 70S राइबोसोम है, मान लो ये 70S राइबोसोम है ना, ये उसका मान लो ये क्या हो गया, स्मॉल, ये उसका हो गया स्मॉलर सबनेट और ये उसका हो गया लार्जर सबनेट। ऐसे एक और 70S वाले, ये उसका स्मॉलर सबनेट और ये उसका लार्जर सबनेट। तो अगर मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है ना, तो इस दो राइबोसोम को लेके स्मॉल स्मॉल को जोड़ के राइबोसोम का डाइमर बना देता है, समझ रहे हो, डाइमर बना देता है। 70 को मिला के 140 होना चाहिए, फिर यहाँ 140 नहीं होता है, 100 होता है। अरे मैंने बोला ना एक्सपेरिमेंटल है ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो 100 हो जाता है डाइमर। तो ये डाइमर अगर जब बन जाएगा ना बच्चों, तो मैं बताऊं बच्चों, होता क्या, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, तो ये जो स्मॉलर सबयूनिट है ना, इसी से जुड़ता है mRNA। सुन रहे हैं मेरी बात, इसी से जुड़ता है mRNA, और mRNA जुड़ के इसी से कराता है ट्रांसलेशन और बनता है प्रोटीन। में पूरा मैकेनिज्म आपको 12th में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर। लेकिन जब स्मॉलर सबयूनिट दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या mRNA को जुड़ने का मौका मिलेगा? नहीं ना। तो अगर डाइमर बन जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। और ऐसे ही 80S का भी डाइमर बन जाता है, 80S मिलके भी डाइमर बन जाता है, और वहां पे भी फिर वही डाइमर बना, तो वहां पे 80 मिला के कितना चाहिए, 160 120 होता है, और वहां पे भी वही ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स मोर हो। तो वो क्या करते हैं, राइबोसोम को ही जोड़ देते हैं, डाइमर बना देते हैं राइबोसोम का, और जो ट्रांसलेशन इनहिबिट कर देता है, क्योंकि जो स्मॉलर सबनेट है वो फ्री नहीं बचते हैं। तो बोलो ये बात सबको समझ में आया, डाइमर कब बनेगा, और बनेगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन रुकेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इस ट्रांसलेशन प्रोसेस जो कराता है राइबोसोम। क्लियर? एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, हाँ मैंने क्या बोला कि ये स्मॉलर सबनेट है, इस टाइप का डिस्क शेप का होता है ये, मतलब ये इस टाइप, ठीक है। और ये लार्जर सबनेट थोड़ा पहाड़ नुमा ऐसे इस टाइप से दिखता है, ठीक है, इस टाइप से, मतलब मान लो ना इस टाइप से, ठीक है, ये लार्जर सबनेट, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नीशियम आयन से जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, मैग्नीशियम आयन से दोनों जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है, जब इसको करना होता है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन, तो अच्छा बताओ, इसमें खुद RNA है, इसमें खुद RNA है, पता है ना, अभी आपको मैंने समझा दिया। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये mRNA सिंगल स्टैंडर्ड mRNA है, ये mRNA से रखा हुआ है, ठीक है, सुनेगा ध्यान से, mRNA। अब mRNA में क्या होता है, मैंने आपको कहा है ना, कई सारे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, ये सारी बातें मैं 12th में समझाऊंगा। न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं इस तरीके से, ठीक है, 3 का कोड होता है ऐसे, 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड, 5 कोड, ऐसे ही कई सारे कोड होते हैं, और उसमें एंड होता है 5' to 3' एंड। तो ये स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, इस mRNA के 5' एंड से आके जुड़ जाता है, ऐसे यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तब आपको ऐसे दिखेगा, इस टाइप से, इस टाइप से दिखेगा, समझ रहे हो मेरी बात, इस टाइप से दिखेगा जुड़ने के बाद। और क्या होगा, यहाँ के इस कोडोन को पहले रीड करेगा, फर्स्ट कोडोन को, उसके बाद यहाँ से रीड करने के बाद यहाँ से आपको साइड में प्रोटीन बना हुआ एक चेन जो अमीनो एसिड का बना होता है, समझ रहे हो मेरी बात, वो चेन साइड निकाल देगा। ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे 12th में, घबराओ मत। उसके बाद ये पूरा राइबोसोम अगले, यहाँ अगला कोडोन दिख रहा है, यहाँ पे ये अगला कोडोन है ना, फिर यहाँ मूव करके आ जाएगा, मूवमेंट हो जाता है उसका, फिर यहाँ से भी वो प्रोटीन का चेन बनाएगा और पहले वाले में जोड़ देगा, फिर वो मूव करके आगे पहुंचेगा यहाँ अगला में, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बना के साइड से सरका देगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्मॉलर सबयूनिट से बन के सरकते जाएंगे इधर। अब लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि कोडोन कौन सा है, तो tRNA आता है, tRNA अमीनो एसिड को लेके, और वो एंट्री करता है लार्जर सबयूनिट से।
और इधर से मूव करके इधर आता है और एमिनो एसिड जुड़ के चेन बन के निकलता है। पूरा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे 12th में ट्रांसलेशन, मैंने एक ओवरव्यू दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही राइबोसोम पूरे एमआरएनए के कोड को रीड करेगा और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना देगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन पता कई बार क्या होता है, जब ट्रांसलेशन का रेट बढ़ाना होता है, खास करके ये चीजें प्रोकैरियोट में खूब होता है, जब ट्रांसलेशन का रेट बढ़ाना होता है तो एक सिंगल एमआरएनए से 5' एंड है, 3' एंड है, ये एमआरएनए, एक सिंगल एमआरएनए, कई कोडॉन है उसपे है ही, देखिए ना, 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, 4 कोडॉन, 5 कोडॉन। बताइए इतना को अगर एक ही राइबोसोम रीड करे तो यहां से आके बाइंड होगा पहला वाला, ठीक है, उसके बाद आगे जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो अगर ट्रांसलेशन की रेट को बढ़ाना है तो करना क्या है भाई, ट्रांसलेशन में क्या करना है, अमीनो एसिड को लाके जुड़वाना है। एट अ टाइम एक ही एमआरएनए से कई सारा स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ जाता है, मतलब कई सारे पूरा का पूरा राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं, कई सारे राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं। और एट अ टाइम सारे अमीनो एसिड को रीड करके सब कौन कौन सा अमीनो एसिड लाना है इधर से अपने अपने लार्जेस्ट सब यूनिट से घुसाएगा और सब एक साथ अमीनो एसिड जोड़ के एक साथ प्रोटीन का चेन बना के निकाल देगा। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो अभी आपने देखा, जहां पर एक सिंगल एमआरएनए है, एक सिंगल एमआरएनए है लाल वाली, और सिंगल एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम जुड़े हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम, या इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, या इसी को बोलते हैं अर्गसोम, अर्गसोम। अर्गसोम स्पेसिफिकली यूकैरियोट्स में वर्ड यूज करते हैं, ई फॉर यूकैरियोट्स, ई फॉर अर्गसोम स्पेसिफिकली यूकैरियोट में, लेकिन ऐसा रेयरली होता है, प्रोकैरियोट में खूब होता है। प्रोकैरियोट में वर्ड यूज करते हैं पी फॉर पॉलीसोम, पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम, ये वर्ड वहां प्रोकैरियोट में यूज करते हैं। तो बोलिए सभी को क्लियर हुआ, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम क्या होता है, जल्दी बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, क्या बोले, वही अर्गसोम या एर्गेसोम एक ही चीज है। आप पुलिस को पुलिस बोलते हैं, मैं पॉलिस बोलता हूँ, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, मुझे जो सही लगता है मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। ये अर्गसोम ERG होता है, ठीक है, ERG अर्गेसोम, ठीक है। हाँ, तो ये आपसे पूछेगा क्या कि पॉलीराइबोसोम में कितना क्या होता है, तो पॉलीराइबोसोम में या अर्गोसोम में एक एमआरएनए होता है, ठीक है, और एक से अधिक राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट अटैच होते हैं एक ही सिंगल एमआरएनए से। बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहां तक सभी को सब बात क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जहां तक जो स्लाइड लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से। इसमें क्या ऐड करना है, पिंक कलर से लगा हुआ है टिक, ये पॉइंट ऐड करना है नोट्स में, 1 2 3 क्लिक, जल्दी। नेक्स्ट, इसमें कुछ भी नोट्स में ऐड नहीं करना, किया हुआ है, ये भी किया हुआ है नोट्स में। अब आपको हम बताते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग डायग्राम से बता देते हैं आपको कि किस टाइप से होता है। ये मान लो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ओके। सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ ऐसे ऐसे इन्वेजिनेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, इस टाइप से, और इस इन्वेजिनेशन को कहते हैं मीजोसोम, प्रोकैरियोट्स में बता देंगे, ठीक है। ये मीजोसोम है, ये क्या है, मीजोसोम, क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ व्हाट, सेल मेम्ब्रेन टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, क्लियर। और ये है आपका साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये फिगर किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं इस मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे स्मॉलर सबयूनिट और ये लार्जर सबयूनिट, इस टाइप से, और साइटोप्लाज्म में भी बिखरे पड़े होते हैं, इस टाइप से। और ये दोनों के दोनों 70s राइबोसोम है, ये दोनों के दोनों 70s राइबोसोम है, मगर ये वाला अलग अलग लिख देता हूं मैं, लीजिए, ये 70s राइबोसोम है, ये भी और ये भी 70s ही है, लेकिन ये वाला एसोसिएटेड विथ मीजोसोम,
ठीक है, और ये वाला स्प्रेडेड इन साइटोप्लाज्म, स्प्रेडेड इन साइटोप्लाज्म। तो यदि आप चाहें डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। ये नोट्स में डायग्राम नहीं है, ले लीजिए, अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। प्रोकैरियोट्स का नोट्स में केवल यूकैरियोट्स का है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। चलिए अब बताते हैं यूकैरियोट्स का, अब बताते हैं यूकैरियोट्स का। ये आपके सामने एक यूकैरियोटिक सेल है, ये देखिए ध्यान से। अब आपको पता है यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस होगा उसके अंदर। तो ये लीजिए, मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, सब बात पता है आपको, मैंने पढ़ा दिया है न्यूक्लियस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, और आप जानते हो कि बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी होता है, वो सब आपको पता है, मैंने न्यूक्लियस अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर पोर बीच बीच में। अब होता क्या बच्चे, आपको पता है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, तो क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता है ना, इस टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट का सेल होगा अगर तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ऐसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मान लो कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या था, क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस है। ऐसे ही कोई एक सेल ऑर्गेनेल है इधर साइड में पड़ा हुआ, मान लो, ठीक है, ये परऑक्सीसोम है, सबका नाम लिख देता हूं मैं, ये क्या है, परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये क्या है, आप जानते हो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब समझिए कि, और अरे अरे क्या, अब समझिए कि यूकैरियोट्स में, अच्छा ये पूरा क्या साइटोप्लाज्म है, आपको पता है ये पूरा क्या साइटोप्लाज्म है, ये पूरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे ना, 1 सेकेंड जस्ट, ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसमें राइबोसोम कहाँ होता है, ये देखिए बच्चे, इसमें 2 टाइप का राइबोसोम होता है यूकैरियोट। ये फिगर यूकैरियोटिक सेल का है, फिगर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। 2 टाइप का राइबोसोम होता है, एक वो राइबोसोम जो आप देख पा रहे हो सेल ऑर्गेनेली के अंदर है, देख पा रहे हो, है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। इस सेल और इस मतलब कि सॉरी राइबोसोम को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली या ऑर्गेनेलर, ऑर्गेनेलर, ऑर्गेनेलर राइबोसोम। और आपको पता है ये कहाँ मिलता है, केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, यूकैरियोटिक सेल में। एनिमल की बात करेंगे तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां क्लोरोप्लास्ट होता है वहां क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। और ये कैसा होता है, 70s, ये आपको पता है। बच्चे ये जो राइबोसोम है, ये जो भी प्रोटीन बना रहा होगा वो सेल्फ यूज के लिए बना रहा होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद यूज करेगी, क्लोरोप्लास्ट खुद यूज करेगी, ये है ऑर्गेनेल राइबोसोम। और एक राइबोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये देखिए गौर से देखिएगा, साइटोप्लाज्मिक में 2 टाइप का है, ये देखिए साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है, देख पा रहे हैं आप। और एक ये देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, मेनली तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा ये क्या आपको मैंने बता दिया, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाले और ये वाले, ये सब के सब साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन कुछ तो अदर सेल ऑर्गेनेली से बाउंडेड है तो साइटोप्लाज्म में ही, लेकिन बाउंडेड है। अब इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग नाम दूंगा, जैसे ये वाला और ये वाला एक ही जैसा है, बाउंडेड है, और ये वाला थोड़ा फ्री है, दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला कि मैं इसको बोलूंगा बाउंड राइबोसोम,
बाउंड राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम, और इसको बोलूंगा मैं फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। एक बात बताइए, बाउंड राइबोसोम हो या फ्री राइबोसोम, है तो साइटोप्लाज्म में ही, दोनों है तो साइटोप्लाज्म में ही ना, भले ही एगो जाके जुड़ गया अदर सेल ऑर्गेनेल से, इसलिए इन दोनों को मिला के बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। है तो साइटोप्लाज्म में ही ना, और इसका जो साइज होता है बच्चों, दोनों ही 80s होता है, दोनों ही 80s होता है, आप देख भी रहे होंगे। अब बात आता है सर बाउंड राइबोसोम क्या करेगा, किसके लिए प्रोटीन बनाएगा। बच्चों मैं बता दूं, पहले फ्री राइबोसोम का बताता हूँ। फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा ना, वो ये सारे सेल ऑर्गेनेल यूज करेंगे। मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया आधा ही प्रोटीन अपना बनाता, आधा ऐसे जीन पर डिपेंड करता है जो न्यूक्लियस से बन के आया, मतलब डीएनए। अब बताइए, ये जो बाउंड राइबोसोम है फाइनली न्यूक्लियस के अंदर से ही बन के आया हुआ ना राइबोसोम, जो आपको पता है राइबोसोम सबसे अंदर में बनता है। तो ये जो बाउंड राइबोसोम और फ्री राइबोसोम, उसमें से फ्री वाला जो अंदर से बन के आया बाहर ट्रांसपोर्ट होके, ये सब आप न्यूक्लियस के लेक्चर में पढ़ाए हैं, तो जो बाहर आया, तो ये फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को खुद पहले न्यूक्लियस भी यूज करेगा, उस प्रोटीन को न्यूक्लियस भी यूज करेगा, उस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज करेगा, उस प्रोटीन को क्लोरोप्लास्ट भी यूज करेगा, और उस प्रोटीन को पेरोक्सिसोम भी यूज करेगा। मेजर सेल ऑर्गेनेली यही हैं जो प्रोटीन को यूज करते हैं एंजाइम के तौर पर, एंजाइम के तौर पर, इसलिए उनको खूब सारे प्रोटीन चाहिए। स्ट्रक्चर तो सभी सेल ऑर्गेनेली में चाहिए प्रोटीन। तो मेनली जो फ्री राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के लिए बनाता है। अब बच्चा बोलेगा सर इस बेसिस पे तो फ्री राइबोसोम को ऑर्गेनेली राइबोसोम बोल दो, नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनेली राइबोसोम का मतलब जो ऑर्गेनेली के अंदर मिले, और उसी के बेसिस पे हम बोले तो उसको ऑर्गेनल, मतलब कि राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, फ्री ये ऑर्गेनल राइबोसोम की वजह से। तो फ्री राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया वो न्यूक्लियस भी खुद यूज किया, इवन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस कहाँ यूज करेगा, न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोमल सबनिट्स बनाने के लिए ही यूज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंजाइम के लिए, और पेरोक्सिसोम में भी एंजाइम के लिए। तो ये तो क्या फ्री राइबोसोम। अब आता बाउंड राइबोसोम। पता बच्चों, बाउंड राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है ना, ये देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक्चुअल में होता क्या है, ये बाउंड राइबोसोम जो बनाया है प्रोटीन, यहाँ पे देखो ये ऐसे, तो ये दे देता है गोल्जी बॉडी को, सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, बगल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बाउंड राइबोसोम ने किसको दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में होता है जुड़ा हुआ गोल्जी बॉडी। तो वो ईआर किसको दे देता है, गोल्जी बॉडी को दे देता है क्या, प्रोटीन, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या करता है पता है बच्चों, उस प्रोटीन को बैग के फॉर्म में पैक करके या तो सेल के बाहर सिक्रीट कर देगा, या सेल के अंदर ही रख लेगा, जहां नीड है वहां भेज देगा। ये सारी बात हम कल पढ़ेंगे, ये काम है गोल्जी बॉडी का। लेकिन उससे पहले वो उस प्रोटीन के साथ या तो कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, तो उसको क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया मतलब ग्लाइको पार्ट जुड़ गया, तो ग्लाइको प्रोटीन बना देगा। ये काम करके ही गोल्जी बॉडी उसको बैग में पैक करेगा। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन में क्या करेगा, वो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, ये काम करेगा गोल्जी बॉडी। तो कुल मिला के बाउंड राइबोसोम ने क्या किया, ईआर को, देन वो गोल्जी बॉडी को, मतलब उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कल हम पढ़ेंगे, कल वही पढ़ेंगे। तो बाउंड राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में गया, और जो फ्री राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया वो न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ने यूज किया। और जो ऑर्गेनेली राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया वो खुद ऑर्गेनेली ने ही यूज किया, जिस ऑर्गेनेली के अंदर वो है। तो इस कदर यूकेरियोट्स के अंदर मेजरली 3 टाइप के आपको मिल रहे हैं क्या, राइबोसोम, ऑर्गेनेली, बाउंड और फ्री। लेकिन बाउंड और फ्री दोनों ही साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, ऑर्गेनेली राइबोसोम आर जनरली स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। सही तो बात है। अरे ये एस इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ना साइज और डेंसिटी का। तो ऑर्गेनेली राइबोसोम तो 70s है और साइटोप्लाज्मिक तो 80s है। मगर ये बात कहाँ, यूकेरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर बच्चा बोलता है सर इस वाले को क्या बाउंड राइबोसोम बोल सकते हैं, मन हो तो बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोलते, मन हो तो बोल सकते हो। और ये वाला साइटोप्लाज्मिक है, लेकिन वहां पे दोनों ही 70s है, याद रहे, वहां दोनों ही 70s है। लेकिन यहाँ पे बाउंड वाला कैसा है, 80s है। बाउंड और फ्री दोनों मिला के साइटोप्लाज्मिक है, वो 80s है, और ऑर्गेनेली वाला 70s है।
समाप्त होता है राइबोसोम। इससे ज्यादा राइबोसोम में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बाकी आप एमबीबीएस में पढ़िएगा। राइबोसोम समझ में आ गया? सभी को हाथ खड़ा कीजिए। क्या हुआ हर्ष? ईआर से स्टार्ट कर दिए मतलब? हर्ष सर वो थोड़ा शॉर्ट लग गया था ना, तो वाईफाई बंद हो गया था। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना। Yes, sir. राइबोसोम समझ में आया? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। मैं एक एक करके सबसे पूछ लेता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो बोलो। कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में तो बोलो। ईरान, नवीन, नो सर। रीबा, कोई डाउट है आज के लेक्चर में? राइबोसोम जो पढ़ाए, ठीक है, ध्यान से पढ़ना नोट्स को, इसको घर पे नोट्स में पूरा लिखा हुआ है। शिवानंद, नो सर। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। चलिए होमवर्क लिखिए। एनसीईआरटी पेज नंबर, राइबोसोम पढ़ना है इनफेक्ट पूरा राइबोसोम, और चुने ना, खोज के पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिड पूरा पढ़ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पहले नहीं पढ़े थे तो पढ़ लीजिएगा पूरा। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डाला हुआ होगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। और राइबोसोम, ये तीनों एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा राइबोसोम। बाकी आपको मॉड्यूल का होमवर्क भी भेजेंगे हम, ठीक है, इन तीनों टॉपिक का मिला के। कल पढ़ेंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एनसीईआरटी में। और ये मॉड्यूल से भी तीनों टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूल जो आपको बुकलेट मिला है उससे भी ये पढ़ लीजिएगा तीनों टॉपिक, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छे से पढ़ के आइएगा, तब मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय। सर ये पैराक्सिसोम क्या होता है? पैराक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल होता है, बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। वो भी यूज करता है प्रोटीन जो बनाता है फ्री राइबोसोम, ठीक है।